हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण की इसके पहले भी कई क्लासेज हो चुकी हैं जिनमें हम सभी हिंदी भाषा से संबंधित लिपि को देखा है, भाषा को देखा है और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आने योग्य थे उन सभी को बड़ी सरलता से हम सभी ने समझा है। दूसरा टॉपिक था हम सभी का संधि से था। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, है ना, स्वर संधि के कितने भेद हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। आज जो तीसरा अध्याय है ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हम सभी पढ़ रहे हैं। तीसरा अध्याय है हमारा ये हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कैसे किस हिसाब से किया जाना चाहिए, इसके कुछ अपने नियम हैं, उन्हें समझेंगे। वर्तनी शुद्धि, शुद्ध और अशुद्ध शब्द जब आ जाते हैं प्रश्न में तो हम सभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हम सभी देखेंगे वर्तनी शुद्धि, फिर हमारे कभी गलत नहीं होंगे। हिंदी वर्णमाला के अपने कुछ नियम हैं, उन नियमों के जो है नियमों को समझते हुए हम सभी अपनी हिंदी भाषा को मजबूत बनाएंगे। और इसके पहले भी कई क्लास हुई है और यूट्यूब पर है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती, टीआरई 4.0 और टीआरई 3.0 के भी प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व पेपर कराए गए हैं। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, इस चैनल पर देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको जो है जो भी जानकारी दी जाएगी पूर्णतः प्रमाणिक होगी, शुद्ध होगी और इस सरल भाषा में आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आज हम देखेंगे जो इस टॉपिक के इसमें अध्याय 3 में जो हम सभी का है, पहला है इसमें इसके प्रकरण को हम सभी देख लेते हैं। 6 प्रकरणों में विभाजित है ये। ध्वनि और लिपि, हिंदी के लिपि चिन्ह, हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह, हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, वर्तनी की विशेष अशुद्धियों को देखेंगे, उसके निदान को देखेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग, इनके कुछ अपने नियम हैं, उन नियमों के अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास में हम ये सभी समझेंगे। तो क्लास को देखते हुए हम सभी देखेंगे ध्वनि और लिप के बारे में देखेंगे। क्या समझेंगे? ध्वनि और लिप को समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ध्वनि क्या है, लिप क्या है ना। ध्वनि जैसे मनुष्य और पशु दोनों की होती है। जो ध्वनियाँ होती हैं मनुष्य और पशु की दोनों की होती हैं। जैसे कुत्तों का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं, ये भी तो ध्वनि है ना। पशुओं के मुँह से निकली ध्वनियाँ। ध्वनि निर्जीव वस्तुओं की भी होती है। ध्वनि निर्जीव वस्तुओं की भी हो, जैसे जल का वेग, जैसे जल अगर नदी के पास हम जाएं या नहर के पास जाएं तो पानी की जो कलकल की आवाज़ आती है वो भी तो एक प्रकार की ध्वनि है ना। वस्तु का कंपन आदि। अब हम समझेंगे आगे। व्याकरण में केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चरित ध्वनियों पर विचार किया जाता है। पहले तो हम लोगों ने ध्वनि देखा जो पशुओं और मनुष्यों, वस्तुओं, है ना, सजीव वस्तु निर्जीव वस्तु सभी में होती है। लेकिन जो हमारा व्याकरण है, जो हमारा हिंदी व्याकरण है, हमारे व्याकरण के अंतर्गत जो है मनुष्यों द्वारा उच्चरित व्याकरण में केवल मनुष्यों के मुख से उच्चरित ध्वनियों पर विचार किया जाता है। मनुष्यों द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं आगे हम सभी देखेंगे। कई प्रकार की होती हैं, ये थोड़ा सा पढ़ना इन्हें जो है हम सभी के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी जो है क्या है, एक नींव है ना। ये इसे अगर हम समझे रहेंगे तो आगे हमें समझने में आसानी होगी, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। देखिए कई प्रकार की होती हैं, हम देखते हैं इन्हें, जिनमें जो है एक तो वो है जो मनुष्य के किसी क्रिया विशेष से निकलती है, किसी क्रिया विशेष से निकलती है, जैसे चलने की ध्वनि, है ना। हम जब चलते हैं तो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। और दूसरी वे ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य की अनिच्छित क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे खर्राटे लेना, जम्हाई लेना, है ना, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि क्या है, अनिच्छित है। तीसरी वे है जिनका उत्पादन मनुष्य के स्वाभाविक कार्यों द्वारा होता है, जैसे कराहना, है ना, ये क्या है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। चौथी वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुंह से उच्चरित करता है। इन्हें हम वाणी या आवाज़ कहते हैं। जो मनुष्य, चौथी क्या है, जो मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुंह से उच्चरित करता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आवाज़ भी कहते हैं, है ना। पहली 3 प्रकार की ध्वनियाँ क्या हैं, निरर्थक हैं। क्या है, निरर्थक है, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं होता। जिनका कोई अर्थ ना हो वो क्या होते हैं, निरर्थक। वाणी सार्थक और निरर्थक दोनों होती है। जो हमारी वाणी है ये सार्थक और निरर्थक दोनों होती है। निरर्थक वाणी का प्रयोग जो है सीटी बजाने या निरर्थक गाना गाने में हो सकता है। सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है। देखिए सार्थक वाणी से ज़्यादा जो है वो है हम सभी को, सार्थक वाणी को क्या कहते हैं, भाषा या शैली कहा जाता है।
जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं, धारणाओं अथवा अनुभवों को व्यक्त करते हैं। बोली शब्दों से बनती है। किससे बनती है? शब्दों से बनती है। और शब्द हमारे किससे बनते हैं? वाक्य से शब्द वाक्य से बनते हैं, है ना। ध्वनि से हमारे क्या होते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों से हमारा क्या बनता है? वाक्य बनता है ना। शब्दों से वाक्य बनता है। आगे हम सभी देखेंगे, यद्यपि मनुष्य की शरीर रचना में समानता है, मनुष्य की शरीर रचना में समानता है, तथापि उनकी बोलियां या भाषाओं में विभिन्नता है। ठीक है, देखिए मनुष्य की जो शरीर की बनावट है वो तो सभी की एक समान है, सबके 2 हाथ 2 पैर हैं, मुंह है ना। लेकिन जो बोलियां हैं हम सभी को क्या है? उनमें क्या है? विभिन्नता है, असमानता है ना। इतना ही नहीं, एक भाषा के स्थानीय रूपों में भी अंतर पाया जाता है, पर पशुओं की बोलियों में इतना अंतर नहीं पाया जाता है। मनुष्य की भाषा उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई है। मनुष्य की भाषा की जो उत्पत्ति हुई है मौखिक रूप से हुई है। भाषाओं के लिखने की परिपाटी उनके निर्माण के बहुत बाद आरंभ हुई। देखिए पहले हम लोग लिखना शुरू किए कि पहले बोलना? अब ये ही स्पष्ट कर लीजिए। पहले हम लोग क्या किए? बोलना शुरू किए। जो भी जैसे जैसे इशारे से जो भी धीरे धीरे हम लोग क्या किए? पहले बोलना शुरू किए। बोलने के बहुत टाइम बाद लिखने की परिपाटी का निर्माण आरंभ हुआ। यह तब हुआ जब मनुष्य का अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को सुरक्षित रखने की प्रबल इच्छा महसूस हुई, है ना, कि वो अपने विचारों को लिपिबद्ध करके रख सकें, है ना, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, उन्हें कहीं सुरक्षित रख सकें। जब ये इच्छा महसूस हुई तब लोगों ने क्या किया? लिखने का प्रयोग किया। आरंभ में लिखने के लिए वाक्य सूचक चिन्हों से काम चला लिया गया। किससे? वाक्य सूचक चिन्ह से। आरंभ में, प्रारंभ की बात हो रही है, चला लिया गया। और क्रमशः शब्द चिन्ह और ध्वनि चिन्ह बनने के बाद लिपियों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? लिपियों का। चिन्हों में परिवर्तन होते रहे। वर्तमान लिपियां चिन्हों के अंतिम रूप है, पर यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हिंदी लिपि में कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है ना, इजी प्रश्न, कभी कभी एक नंबर बढ़ाने के लिए, बोनस अंक दिलाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अपने लिपि चिन्ह होते हैं, ये इसकी विशेषता है। देवनागरी लिपि के अपने लिपि चिन्ह होते हैं। यह और ये हिंदी भाषा में लिखी जाती है देवनागरी लिपि, है ना। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी के लिपि चिन्ह। हिंदी के लिपि चिन्ह इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। हम लोगों ने वर्णमाला को पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग है ये, है ना, क्योंकि चर्चा उसी से मिलती जुलती है। देवनागरी के वर्णों के लिपि चिन्ह, हिंदी के लिपि चिन्ह के बारे में हम जानेंगे। देवनागरी के वर्णों का उल्लेख किया जा चुका है, जिसमें 11 स्वर 41 व्यंजन है ना। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। ध्यान देंगे, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर, देखिए जो स्वर होता है हमारा ये स्वतंत्र होता है। स्वर को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। लेकिन जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं हमारी, ये स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। व्यंजन ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है बल्कि ये स्वरों पर निर्भर है, स्वरों की सहायता से बोली जाती है। किस तरह से, अभी हम आगे देखेंगे, ये भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, संयोग होने पर, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे हम सभी मात्राओं को भी देख लेते हैं। आ इ ई, देखिए उ ऊ री ए ऐ ओ औ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 बताए गए सर, है ना। देखिए कक्का किक्की कुक्कू 12 खड़ी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो सुनी तो जरूर होगी कि कक्का किक्की कुक्कू के कै को कंका, है ना, इस तरह से। तो यहाँ हम मात्रा को देखेंगे। जैसे आ है दीर्घ आ, इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, है ना, जिसे हम बोलचाल की भाषा में खुद को समझने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, आम बोलचाल की भाषा में आ कहते हैं, छोटा आ कहते हैं, बड़ा आ कहते हैं, जबकि ये हिंदी शुद्ध भाषा में छोटा बड़ा आ नहीं है बल्कि क्या ह्रस्व या दीर्घ है। तो ये आ कहेंगे, इसे ह्रस्व कहेंगे। आ की जो है मात्रा इस तरह से 1 पाई, और ई की इधर से मात्रा होगी, है ना, जैसे की हो गया, और ई की जो है इधर से होगी, है ना, दीर्घ ई। ऊ इधर से हो जाएगा और ऊ इधर से। बाकी ये सब समझदार हैं, ए ओ और जान ही रहे हैं आप सभी। आगे हम सभी देखते हैं देवनागरी लिपि की निम्नांकित विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं इनसे हम सभी रूबरू होंगे।
आ के लिए कोई मात्रा निश्चित नहीं है ना। जब यह व्यंजन के साथ मिल जाता है तो व्यंजन के नीचे का चिन्ह हलंत नहीं लिखा जाता। आपको बताई थी, मैंने बताया था पहले क्लास में कि जैसे का है, ये है तो इसमें स्वर आ छिपा हुआ है, स्वर आ छिपा हुआ है। अगर हमें स्वर को निकालना है, इसे निकालना है तो हम हलंत लगा देंगे। हलंत लगा देंगे तो हमारा ये जो वर्ण है ये आधा हो जाएगा, यानी कि स्वर विहीन हो जाएगा। और जब हलंत नहीं है, पूरा है, तो समझिए इसमें स्वर है, ठीक है, तब ये पूर्ण माना जाएगा। तो वही चीज़ इसमें ये जो लिपि की विशेषता है, यही विशेषता बताई जा रही है कि हलंत नहीं लिखा जाता है ना। और का प्लस आ बराबर का हो जाएगा, खा प्लस आ बराबर खा, गा प्लस आ बराबर गा। अगर हलंत लगा है तो समझिए उसमें आस्वर नहीं है, और हलंत नहीं है तो समझिए वो अपने आप में पूर्ण है। दूसरा देखेंगे आ की देखेंगे, दीर्घ आ और दीर्घ ई ओ औ की मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती हैं। किसके? व्यंजन के। का, की, को कौ। ई की मात्रा व्यंजन के पहले ए और ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर, है ना, व्यंजन के ऊपर। उ री मात्राएं नीचे लगाई जाती हैं। जैसे देखो नीचे लगाते हैं कि नहीं, और ए ऐ ऊपर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। यही बात इसमें बताई जा रही है कि यह इसकी विशेषता है। अगली विशेषता हम सभी देखेंगे, जो है शायद आप सभी समझ पा रहे होंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, लेकिन इन्हें पढ़ना समझना जरूरी है हम सभी के लिए। रा व्यंजन में उ और उ मात्रा अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगाई जाती। जैसे रा उ, है ना, ये इस तरह से, है ना, रा प्लस उ इस तरह से लिखा जाता है। देखिए ये दीर्घ है, इस तरह से जो बनता है, इसमें भी फ़र्क होता है। इस फ़र्क को, इस डिफरेंस को देखना है हम सभी को। ये दीर्घ है, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और इस तरह से जो लिखा जाता है ये क्या है? दीर्घ नहीं है, लघु है, ठीक, ह्रस्व है मतलब। आगे देखेंगे चौथा, अनुस्वार और विसर्ग से संबंधित देख लेते हैं। जो अन है और विसर्ग है क्रमशः स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे अन प्लस आ प्लस अन, है ना, और इसी तरह से का प्लस अन, और इधर है का प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? कहा हो जाएगा। ये हमारा क्या है? विसर्ग का चिन्ह है। आगे हम सभी देखते हैं, पांचवा देखते हैं, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। कितने रूप बताए गए हैं? 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार 12 खड़ी कहते हैं। बचपन में हम लोगों ने 12 खड़ी को पढ़ा हुआ है ना। अगर पढ़ा नहीं है तो सुना जरूर है, क्योंकि का, की, कुक्कू, के, कै बचपन में रटाए जाते थे। कौ कंग कहा, ये कितने हैं? 12 है। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। आप प्रत्यक्ष रूप से गिन भी सकते हैं। आगे देखेंगे, व्यंजन 2 तरह के लिखे जाते हैं। व्यंजन कितने तरह के लिखे जाते हैं? 2 तरह के लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के। आप देखते हैं, जैसे अंगा, छा, टा, ठा, डा, ढा, दा, रा बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन है, और शेष व्यंजन का, खा, गा, घा, चा इत्यादि खड़ी पाई वाले व्यंजन है। सामान्यतः सभी वर्णों के सिरे पर एक एक आड़ी रेखा होती है ना, आड़ी रेखा होती है, जो धा, झा और भा में कुछ तोड़ दी गई है। आगे देखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता, तब दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन सकते हैं। जैसे का, देखिए ये का पूरा है, स्वर छिपा है, इसमें हलंत लगा दिए, ये अपूर्ण हो गया, अधूरा हो गया। अब प्लस कर देंगे ता, है ना, दोनों क्या है? दोनों अपूर्ण है, दोनों में हलंत लगा है, स्वर किसी में नहीं है, तो दोनों को इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से। ये इसकी विशेषता है ना, ये इसकी विशेषता है। इसी तरह से ता प्लस या, दोनों अपूर्ण हैं, दोनों में हलंत लगा है, इसलिए हम जानेंगे इन्हें कि ये अपूर्ण है, इसमें स्वर नहीं है, तो आधा ता और या इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से का और ला का क्ला हो जाएगा। 8वीं विशेषता हम सभी देखते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, थोड़ा सा देखेंगे। और जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलते हैं तब उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व का मतलब 2, है ना। जैसे इस तरह से हम देखेंगे समझने के लिए द्वित्व व्यंजन। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे का ये एक ही समान है ना, तो जैसे चक्का, है ना, चक्का हो गया, पत्ता हो गया, पन्ना हो गया, सम्मान हो गया। फिर से हम इसे पढ़ते हैं, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चक्का, पत्ता, गन्ना, सम्मान, है ना,
इस तरह से। 8वीं विशेषता को हम लोगों ने देखी। अब हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह देखेंगे, फिर यही एकाधिक रूप वाले चिन्ह को देख करके इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियमों को हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, ये व्याकरण की क्लास है, बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी उतना पढ़ेंगे जितना हम सभी को समझ आ जाए। ठीक है, क्लास छोटी रहेगी, हम 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, जिससे हमें याद करने में आसानी होगी। तो हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह को हम सभी देखेंगे। हिंदी में निम्नलिखित वर्णों के 2-2 रूप होते हैं। जैसे ये आ है ना, छा छा, भा झा, ड़ा और ये इस तरह से, ला ला है ना, त्रा और त्रा इस तरह से। ठीक है, आगे देखेंगे रा व्यंजन का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। रा व्यंजन का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। जैसे शा के साथ रा इस तरह से होता है ना, श्रा है ना, सा के साथ है, शा के साथ है रा है ना, श्रा बनता भी इसी से है, इस तरह से है। और अंगा छा इया टा डा ठा डा ढा ड़ा व्यंजनों को छोड़ करके अन्य व्यंजनों के साथ जब रा आता है तब वे व्यंजन आधे रूप में आते हैं। ऐसी स्थिति में रा का यह रूप हो जाता है जैसे नीचे लगता है। ऐसी स्थिति में जैसे प्रा हो गया, प्रभात, तो प्रा नीचे लग गया है ना, क्रय हो गया तो नीचे इस तरह से लग गया, ग्राह हो गया तो इस तरह से नीचे लग गया, वही चीज़ बताई गई है। छा टा ठा डा ढा व्यंजन जब आधे या स्वर विहीन हो और उसके बाद रा आए, आधे हो स्वर विहीन हो, तब इन व्यंजनों के रूप पूर्ण रूप से रा का इस तरह से हो जाता है, इस तरह से रूप होता है। जैसे ड्रामा हो गया, ड्रामा देखिए डा आया ना, बताया गया यहाँ इस तरह से। और ट्रेन, ये देखिए टा भी बताया गया है, ट्रेन में इस तरह से रहता है। इन व्यंजनों के पूर्ण रूप के साथ रा का चिन्ह इस प्रकार से होता है। आधे रा के लिए ऊर्ध्वरेप का प्रयोग किया जाता है। जब आधा रहता है तो ऊर्ध्वरेप का मतलब जैसे दर्द आधा है ना तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जैसे गर्म है इस तरह से आधा रा के लिए रेफ का, इसे रेफ बोलते हैं। धर्म हो गया, धर्म इस तरह से होगा। तो शायद आप कुछ समझ पाए होंगे। ये एक छोटी सी क्लास थी, हिंदी के एकाधिक रूप वाले वर्ण को हमने देखा और हम लोगों ने क्या देखा, हिंदी के लिपि चिन्ह को देखा और लिपि और ध्वनि और लिपि को देखा। ध्वनि और लिपि का विकास कैसे कैसे हुआ, किसे कहते हैं, इसे देखा है ना। फिर हिंदी के लिपि चिन्ह की विशेषताओं को देखा हम लोगों ने, कितने क्रम में देखा, 8। इसके बाद हम लोगों ने देखा हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह। अब 3 टॉपिक को हम लोगों ने यही कवर किया है, 3 टॉपिक को इस क्लास में देखा है। अगली क्लास जो होगी हमारी, अगली क्लास होगी हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम। देखिए वर्तनी शुद्धि को हम सभी को पढ़ना है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों को पहले हमें पढ़ना होगा। इन सभी रास्ते से हम सभी को गुजरना होगा। जब हम ये सभी समझिए नींव है ना, नींव है, अगर हम इसे समझे रहेंगे कि कहाँ कैसे क्या करना है तो हमें वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि में बहुत सहायता मिलेगी। ये उसी के समझने के नियम है ना। तो इसलिए इन सबको समझना ज़रूरी है। शायद थोड़ा सा बोरिंग लगे आप लोगों को, लेकिन हमारे ख्याल से ये अब समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना। आप समझ पा रहे होंगे। आगे धीरे धीरे हम सभी अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलेंगे, उसे समझेंगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूरी तरह से बनते हैं और हम सभी के पूरे प्रश्न सही नहीं हो पाते हैं, कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं। तो अब ये पढ़ने के बाद हम लोगों के प्रश्न गलत नहीं होंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने कुछ प्रतियोगी भाई बहन को शेयर कर दीजिए जो आपके सहपाठी हों, है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जाता है कि ये करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। आंतरिक रूप से लाइक और सब्सक्राइब शेयर जो आप करते हैं ये मुझे आंतरिक रूप से मोटिवेट करता है क्लास को बनाने के लिए और हम जो है बड़े उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ हम जो है क्लास को बनाते हैं। बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, मन को, मन प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। इसीलिए आप लोगों से ये सब किया जाता है और बाकी आप सभी समझदार हैं। ठीक है, तो हम फिर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।